देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लिंग, और एक तरह से कह सकते हैं धर्म और जाति। ठीक है, तो अब आता है कि सबसे पहले चीज़ आती है इसमें कि लिंग। फेमिनिस्ट मतलब नारीवाद। नारीवाद है क्या? तो अ वोमेन और अ मैन, वैसा कोई मैन या वोमेन दोनों, who believe in equal rights and opportunities for women and men is called feminist। मतलब वैसा कोई आदमी या कोई आदमी में तो सब आ जाता है, कोई मैन या वुमेन मतलब नारी या पुरुष कोई भी इस चीज़ पर विश्वास करे कि लोगों को, नारी को ठीक इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए एज अ पुरुष के मुताबिक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नारीवाद। जैसे कि हम पहले भी बताते थे कि आज से पहले कुछ दिन पहले एनडीए में लड़कियों को फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर हम अपने संविधान में ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ समानता है, तो हमको समानता प्रत्यक्ष रूप से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नारीवादी लोग उतरे, केस हुआ, अंततः सुप्रीम कोर्ट में केस चला और ये हुआ कि नहीं, अब एनडीए में लड़कियों को फॉर्म भरने देना चाहिए। ठीक, तो यही एक तरह से नारीवाद है। और शुरुआत से हम देखेंगे तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब मातृसत्तात्मक हमारी ये थी, समाज थी, मतलब माताओं को ज़्यादा पूजा जाता था। अभी भी आप देख सकते हैं भारत माता। लेकिन जैसे जैसे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में आए तब पितृसत्तात्मक हमारा वो बन गया। ठीक है, तो अब आता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, आंदोलन। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आर रेडिकल मूवमेंट्स, वैसे मूवमेंट है जो कुछ बदलाव चाहते हैं भैया, सीधी सी बात है। और मूवमेंट एमिंग एट द अटेनिंग इक्वल फॉर वोमेन इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एंड पब्लिक अफेयर्स। वोमेन न बल्कि फैमिली, न बल्कि पब्लिक, पर्सनल लाइफ में भी उसको समानता चाहिए। घर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोमेन ही घर में खाना बनाए, सिर्फ वोमेन ही घर में कपड़ा धोए, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ में भी उसको समानता चाहिए। ठीक, और तो और पब्लिक अफेयर्स में भी। याद कीजिए कि जब शुरुआत में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तब कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ, नारीवादी शक्तियाँ उठी, आंदोलन हुआ और अंततः महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अब आता है दिस मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड agitated to rise channel for enhancing the political and legal status of women and improving their education and career opportunities। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब एक तरह से कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक सरकार बनी, ऐसे सरकार तो नहीं बनी, समाज बना और अभी भी है, तो उसके एजुकेशन पर कल का अगर पेपर आपके पास अगर यहाँ हो तो आप देखिएगा कि उसमें लिखा गया कि अफ़गानिस्तान में महिलाओं के हायर शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर रोक लगा दिया गया। मतलब वो अब 12th या ग्रेजुएशन नहीं कर सकती है, उनको ये परमिशन ही नहीं है। तो ये क्या भैया, आप उसके एजुकेशन को रोक रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये एक प्लेटफॉर्म बनाता है, चैनल बनाता है कि हम लोग कुछ न कुछ आंदोलन करते रहे, जिससे महिलाओं को सभी चीज़ों में, पब्लिक अफेयर्स, पर्सनल लाइफ, फिर तुम्हारा एक तरह से एजुकेशन, सभी चीज़ों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, और कुछ चेंज हो, चेंज होगा तभी तो कुछ नया होगा। कहा गया है कि विनाश ही नव निर्माण का एक कारण है। जब महाभारत हो रहा था तो उसमें पूछे कर्ण कि आप जान रहे हैं कि इतना विध्वंस होगा तो रोक क्यों नहीं रहे हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अर्जुन पूछे थे कि जब आप जान रहे हैं कि इतना विध्वंस होगा तो आप रोक क्यों नहीं रहे? बोले कि विनाश ही नवनिर्माण का कारण है, कि जब तक कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होगी तब तक कुछ नया चीज़ शुरुआत नहीं होगा। तो अब आता है कि इसको कहते हैं पैट्रिचल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। पिताओं को ज़्यादा वैल्यू देना, ठीक है, पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू देना। हमारा जो वंश भी चलेगा वो किसके द्वारा चलेगा? लड़के के द्वारा। अभी भी चलता आ रहा है। अगर दो भाई बहन जब झगड़ा कर ले तो उसमें मम्मी बोलेगी अरे वो तो दोसर घर जेते तो चुप रही थोड़े न खड़बा छोई। तो ये क्या है? ये वही चीज़ है कि आप एक तरह से तो इनडायरेक्टली मन बढ़ा रहे हैं, ये गलत चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं। अगर झगड़ा हो तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए।
ठीक है, आज लड़का अपने दोस्त के साथ 4 बजे निकलता है पढ़ने के लिए, लौट के 7 बजे आता है, लेकिन लड़की 4 बज गया, 4 बजे से बाहर नहीं निकल सकती है। तो ये सब इनइक्वालिटीज़ नहीं होना चाहिए। तो पितृसत्तात्मक समाज में यही चीज़ इनइक्वालिटीज़ देखा जाता है कि ये पार्टिचल सोसाइटी इज इसेंशियल मेल डोमिनेटेड, इसमें जो मेल की प्रधानता रहती है। द लाइन ऑफ डिसेंट इज ट्रेस्ड टू द फादर, और जो वंश चलता है वो पिताओं के ही द्वारा चलता है, ठीक। और मेन आर वैल्यूड मोर इन टर्न वर्क दे सोसाइटी द गिव्स मोर पावर देन वुमेन। वो जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी पुरुषों को ज़्यादा भाव दिया जाता है। भाव, सीधी सी बात में समझो कि पैसा दिया जाता है। और क्या होता है कि दी मोर पावर देन वुमेन, और उनको महिलाओं से ज़्यादा पावर दी जाती है। आज हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहली बात तो महिला, दूसरी बात कि हम कास्टिज्म भी पढ़ रहे हैं। तो अब उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारी राष्ट्रपति हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे पहले तो वो महिला है, दूसरी वो आदिवासी है। तो अब भारत में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो अब आता है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर अब जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो पुरानी परंपरा को अभी भी लेना चाह रहे हैं, तो वो यही करते हैं कि भैया भाई बहन में झगड़ा हो गया तो अब टेंशन में आ गया तो बोलता अरे ये तो तोरे घर छो, वो तो दोसर के यहाँ जाते हैं, तोरे घर छो तो ही रमी, अरे काहे रही। गलत चीज़ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब आता है कि कम्युनल पॉलिटिक्स होता है सांप्रदायिक राजनीति। जब कोई धर्म की एक विशेष मांग होती है तो दूसरे धर्म को दरकिनार कर दिया जाता है। जैसे आज भारत में सांप्रदायिक राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही। आज यूपी में जो सीएम है उनके द्वारा भी किया जा रहा है। आज साउथ में जो एक ओवैसी का नाम सुनते होंगे, AIIM के वो हैं, चीफ है, वो भी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं कि मतलब भड़काऊ भाषण देकर किसी न किसी तरह से किसी धर्म के खिलाफ एकदम उसको दरकिनार कर देना और अपना एक अलग चीज़, अलग मुद्दा, अलग मांग लाके ठोक देना है। तो वही चीज़ है सांप्रदायिक राजनीति कि दिया गया कि व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर एंड व्हेन स्टेट पावर इज टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप, जैसे श्रीलंका में हुआ था। एक धर्म के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये बहुमत में है और हमारी सरकार बनी रहेगी, तो इस चीज़ को करने के लिए वो अपनी कुछ पावर को इस्तेमाल करके, स्टेट की कुछ पावर को इस्तेमाल करके दूसरे धर्म को नेगलेक्ट कर दिए, इग्नोर कर दिए, और अंततः क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया ना। तो ये जो आपका कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये ज़्यादा दिन तक देश की अखंडता को बरकरार नहीं रख सकता है और बाद में देश का डिसइंटीग्रेशन होना अवश्यंभावी ही है कि अगर आप किसी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको खतरा देगा। आज यूपी में जो सरकार बनी तो लोगों के द्वारा कहा गया सिर्फ हिंदू वोट दिए। अगर सिर्फ हिंदू देते वोट तो क्या सरकार बनती? भारत में सिर्फ हिंदू वोट देते तो क्या सरकार बनती? नहीं। आज 3 तलाक हटाया गया, किसके फेवर में हटाया गया? उसी के फेवर में। आप समानता ला रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आप बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, तो उसका डाइवोर्स हो गया। तो ये क्या है? और उस अब एक तरह से रिलीजन्स के जो मेल है उसको 3-3 4-4 शादी करने का अधिकार है। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो अब देख रही है कि सरकार भी कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स से हट रही है, सभी के मुद्दों को लेकर के आगे चल रही है, ठीक है। अब आता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। भैया जो हम बताएं, लड़कियों के द्वारा जो भेदभाव होता है, बहुत भेदभाव होता है, बहुत कष्ट है भाई, ठीक। तो अब आता है कि इन स्टडीज गर्ल्स मोस्टली परफॉर्म बेटर देन बॉयज। लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। IIT उठा लीजिए, JEE उठा लीजिए, IAS उठा लीजिए, नीट उठा लीजिए, सभी में एवरेज टॉपर 90 से 95% गर्ल्स ही मिलेगी। इस बार भी की IAS टॉपर है, श्रुति देशमुख करके कुछ है, ठीक। तो ये क्या है? जब लड़कियां अच्छा कर सकती है लेकिन उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बेटा मार कोटा में पढ़ रहा है, एकदम पूरा स्टेटस स्टोरी लगा रहा है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर,
स्टोरी उसकी मम्मी पापा देख भी रहे हैं, लड़के के साथ नहीं, बेटा लड़की के साथ लगा रहा है स्टेटस, लेकिन उस पर कोई रोक टोक नहीं। और कोई लड़की, उसकी बेटी अगर अपने ही दोस्त के साथ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर करके लगा दे तो अरे बाप क्या देखेगा समाज। अरे समाज क्या देखेगा, समाज से पहले तुम ही पागल हो जो ये सब चीज़ देख रहे हो। ठीक है, तो देखा जाता है कि यहाँ जो भेदभाव होता है, बट दे ड्रॉप आउट सिंपली बिकॉज पेरेंट प्रीफर टू स्पेंड देयर रिसोर्स एंड देयर बॉयज एजुकेशन। लड़कियाँ अच्छा कर रही है, लेकिन हम पहले भी बताए ना कि उनको छुड़वा दिया जाता है पढ़ाई कि अरे तुम लड़की है, तुम दूसरा घर जाएगी, तुम्हारे ऊपर हम काहे उतना पैसा खर्चा करें। असल में ये पेरेंट्स डायरेक्टली कहते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके मन में रहता है, बेटा पढ़ेगा सीबीएसई से या बेटी को बिहार बोर्ड से पढ़ाएंगे। ये परंपरा है गांव का। ठीक है, कि बेटा को देखोगे तो माउंट लिट्रा में पढ़ रहा है, तो बेटी कहाँ तो है ANS कॉलेज में, मेधाश्रम तो खैर तो गौशाला है। ठीक है, फिर आता है कि a स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में अगर हम कभी भी सर्वे उठा कर देखें तो गर्ल्स की पॉपुलेशन क्या होगी, आपको कम ही दिखेगी। लेकिन उसी कम पॉपुलेशन में आज गर्ल्स अच्छा कर रही हैं। इतिहास उठा लीजिए, साक्ष्य है इसका, पेपर का हेडलाइन साक्ष्य है। ठीक है, तो अब आता है कि ऑन एन एवरेज एन वुमन वर्क्स मोर देन एवरेज मैन एवरी डे। पुरुषों के मुताबिक औरत ज़्यादा काम करती है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। घर में भी कपड़ा धोना, खाना बनाना, और ज़्यादा सुनती भी है। लोग बोलेगा भी किसको आके, तो औरत देखो, अरे तुम होम मिनिस्टर है घर की, गृह मंत्री तुम ही नहीं की। तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि सब मिल के अगर कार्य करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आता है कि सिंस मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड फॉर देयर फॉर ऑप्टेन नॉट वैल्यू। लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। घर में खाना बना रही है तो कोई वैल्यू नहीं दो, बुलाओ ना नौकरानी, तब समझ में आ जाएगा। जब 6-7 हज़ार रुपया महीना लेगी ना, तब तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ठीक, दोनों लॉन्ड्री में कपड़ा धोने के लिए जब 40 रुपया एगो लेगा ना धोने का, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है कि द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल वेजेस ऑफ इक्वल वर्क। समान काम समान वेतन, ये सारी सरकार लागू कर रही है। अभी नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया है कि जितना नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक है उसको हम क्या कर देंगे, बाहर। समान काम समान वेतन, पढ़ाओगे तभी तुमको वेतन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, बट इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सिनेमा, फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फील्ड, वुमेन आर कंपैरेटिवली पेड लेस। लेकिन कहीं भी ले लें तो महिलाओं को कम पैसा दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज से 20 दिन पहले BCCI को ले लो, क्रिकेट काउंसिल है ना इंडिया का। मेल जो प्लेयर होते थे उनको 4 गुना ज़्यादा मिलता था फीमेल प्लेयर से। यही समझ जा कि अगर विराट कोहली को 2 लाख मिल रहा है तो फीमेल को 50,000 तक ही रखा जाता था। लेकिन अभी 3-4 हफ्ते पहले जय शाह जो थे, अमित शाह के बेटा जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों को इक्वल पगार देंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन इस चीज़ का लोग मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो एक इनडायरेक्टली किन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको अपनी बुद्धि नहीं है। सबसे पहली है कि कोई भी चीज़ है तो उसको एनालाइज करना स्टार्ट करो, दूसरे के बात पे मत रहो कि वो बोल दिया कि ये खराब है, वो बोल दिया ये खराब है। नहीं, पहले एनालाइज करो कि आज से 20 साल पहले वो क्या था और आज से 20 साल बाद अभी वो क्या है। तब तुमको समझ में आएगा कि क्या डेवलपमेंट है और क्या और डेवलपमेंट हो सकता है। आज अग्नि 5 लॉन्च किया गया, नाम सुना ना। पहले था अग्नि, वो 700 किलोमीटर तक के ही रेंज तक चलता था। अग्नि 1 आया, वो 1000 किलोमीटर रेंज गया। 2 आया, वो 2000 रेंज गया। अग्नि 3 आया, 3000 रेंज तक गया। अग्नि 4 आया, 4000 रेंज तक गया। तो अग्नि 5 कितना रेंज तक जाएगा, वो 7000 रेंज तक गया है। कि अगर अब कोई भी कंट्री अगर कुछ हो तो
अग्नि 5 ब्रिटेन तक और चाइना के एक एक कोने तक जा कर के हमला कर सकता है। और इस बार जो वार हेड लगाया गया अग्नि 5 में वो कुछ और है, उसमें 10-15 7-8 वार हेड है। मतलब आगे में जो ये नुकीला पार्ट निकलता है वो एक नहीं है, एक रहता था तो एक ही जगह वो अपना एम करता, वो वॉर हेड के अंदर 7 वॉर हेड है। मतलब वो भी आगे जाके खुल जाएगा और वो 7 अलग अलग दिशा में चल जाएंगे। तो अब तुम किसको रोक पाओगे? और स्पीड इतना ज़्यादा है उसका कि तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। तो ये क्या है? डेवलपमेंट है। लेकिन तुमको दिखेगा क्या? तो वही पुरानी चीज़। तो वो नहीं, तुम ओवरऑल देखो कि क्या हो रहा है। जब ओवरऑल देखना स्टार्ट कर दिए तभी तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत का इकोनॉमी ब्रिटेन से आगे बढ़ गया है। ये देखो, सब तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। आज हमारा 2 पड़ोसी देश कोरोना में अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गया। पाकिस्तान, श्रीलंका उसका उदाहरण है। चाइना में उतना सारा मौत हो गया, चाइना छुपा रहा है कि हमारे यहाँ कितना आदमी मरा। विश्व में सबसे अच्छा वैक्सीन भारत का बना। तो ये सब चीज़ नहीं दिखता है। लेकिन क्या कमी है? कमी तो सब में कमी है, मेरे में भी है, तुम्हारे में भी, कमी सब में है। 5 उंगली बराबर है, कमी सब में। लेकिन क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आदमी को ये सोचना चाहिए। अब आता है कि इन अर्बन एरियाज वोमेन आर अनसेफ। गांव के शहर के एरिया में जो महिलाएं हैं वो सेफ नहीं है। इवन इन देयर होम्स दे सफ़र फॉर बीटिंग, मारे जाते हैं। फिर आता है कि हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। दहेज के लिए बहुत सारा न्यूज़ पढ़ोगे, डेली पेपर में न्यूज़ पढ़ना कि दहेज के लिए बाल काट दिया गया, दहेज के लिए एक अभी न्यूज़ पढ़े थे जला दिया गया, एक अभी देखे थे दहेज के लिए तावा गरम कर करके पूरा सटा दिया गया, जला दिया गया। तो इस प्रकार की वो अवधारणाएं बैठी हुई है महिलाओं के खिलाफ। तो अब आता है कि द चाइल्ड सेक्स रेशियो जो हमारा इज़ वेरी लो। मतलब होता क्या है कि इन इंडिया द नेशनल एवरेज इज 9-7, इन सम प्लेसेस इट्स लो एज 850 और इवन 800 बिकॉज पेरेंट्स प्रिफर टू हैव सन्स सो दे गेट देयर गर्ल चाइल्ड अवार्ड्स बिफोर द बर्थ। जन्म लेने से पहले अगर पता चल जाए कि लड़की होने वाली है तो पहले गर्भपात करवा देते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं कि ऐसा हम होने नहीं दे। सब खोजता है बेटा, क्या तो कुल का दीपक। अरे दीपक, वैसा दीपक किस काम का जो दूसरे कुल के दीपक को बुता दे। ठीक है, तो इसलिए सरकार एक नियम बनाई है कि अगर कोई अल्ट्रासाउंड करवा रहा है तो उसमें जो पेट में जो चाइल्ड है उसका सेक्स कभी नहीं दर्शाया जाता कि वो मेल है या फीमेल है। और किसी को पता चल जाता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। तुम कभी भी कोई अल्ट्रासाउंड वाला उठा लेना, उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये हमको आदेश नहीं है कि हम किसी के लिंग को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़। सारा तो इनइक्वालिटीज़ है। अभी हम देखें वोमेन के बारे में, फेमिनिस्ट, फिर देखें सांप्रदायिकता किस प्रकार से बढ़ता है। अब आता है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़, जाति शुरुआत से चलती आ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। माना जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय बाजू से, और वैश्य होता है जंघा से, और शूद्र पैर के नीचे से, यहाँ से आए हैं। ठीक, लेकिन ये मिथोलॉजी है। ठीक है, इस पर हमारा प्रमाण है, ऐसा नहीं है, इसका प्रमाण है। जब वेद पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ऋग्वेद में इस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, तो अब आता है कि कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडिया, कास्ट डिवीज़न इज स्पेशल टू इंडिया। भारत से अभी जाति खत्म हुई नहीं है और न होने वाली है। होगी 40 साल 50 साल बाद, जब एडुकेटेड लोग आएंगे तब। ये फालतू लोगों से नहीं होने वाला है। पुरानी चीज़ को जो लेकर के चलते हैं उससे कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक, अब आता है कि इवन नाउ मोस्ट पीपुल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कास्ट में ही शादी करते हैं। ठीक है, अब आता है कि द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर ओल्ड सिस्टम हैव डन वेल, whereas those group that did not have access to education have lagged behind। होता क्या है कि जो पुरानी परंपरा के अनुसार, जो एक तरह से समझ लो, इसका उदाहरण देख लो। कोई एक टीचर है, वो जाति से सपोज जनरल समझ लो, जनरल में मेंशन नहीं करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसी को पढ़ाएंगे, दूसरे को नहीं पढ़ाते।
ठीक है। तो अब आता है कि इसके कारण क्या होता है कि निचले कास्ट के लोगों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, प्रॉपर नहीं मिल पाता। अब आता है कि देयर इज़ अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट एवं द अर्बन मिडिल, जो एक तरह से हम देख सकते हैं कि अर्बन एरिया है, जो शहरी एरिया है, कि इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है अपर कास्ट का और मिडिल कास्ट का, क्योंकि वो शुरुआत से पूंजीपति है, भूमिहार, मतलब उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पहले की बात है, अभी की बात अब वैसी नहीं है। ठीक, तो अब आता है कि कास्ट कंटिन्यू टू बी लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के भी स्टेटस में लाया जाता है। यहाँ तक कि कास्ट इतने लोगों के मन पर हावी हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं, राम जी को एक हम व्हाट्सएप में पढ़ रहे थे कि हनुमान जी राजपूत हैं तो फलना है तो चिलना है, कृष्ण जी यादव है, पागल, भगवान अपना जाति उन्हें बता रहे हैं जाति, या तुम उसका जाति निर्धारण कर रहे हो, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। ठीक है, तो अब आता है कि स्टेटस इज एविडेंट फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे, देखा जाता है कि कास्ट अभी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से भी डिपेंडेंट है। ठीक, फिर आता है कि द एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कास्ट ग्रुप स्टिल फॉलोज द ओल्ड हियरार्ची, जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही है। जैसे कह सकते हैं कि अभी बताए ना कि बहुत ज़मीन है, तो वो ज़मीन तो उसी में रहेगा, बंटने वाला किसी दूसरे में नहीं है। अब आता है कि द अपर कास्ट आर बेस्ट ऑफ द दलित्स एंड आदिवासीज आर वर्स्ट ऑफ एंड बैकवर्ड क्लासेज इन द बिटवीन। अपर क्लास और आदिवासी और दलित के बीच में मिडिल क्लास आ रहा है, मतलब दलित और आदिवासी को सबसे नीचे में रखा गया है, और वही आदिवासी संथाली महिला आज आपकी राष्ट्रपति है। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है कि हम इस चीज़ को अब बुक से हटाना स्टार्ट करें कि ये निचला कास्ट है और ये ऊपर कास्ट है। ठीक, अब आता है कि द अपर कास्ट आर हैवली ओवर रिप्रेजेंटेड एवंग द रिच, जो ऊपर वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा अमीर है, कहा जाता है, ऐसा है नहीं। ठीक है, वाइल द लोअर कास्ट आर अंडर रिप्रेजेंटेड, जबकि लोअर कास्ट जो होते हैं उनके पास ज़्यादा उतना पैसा नहीं रहता। इसी चीज़ को देखते हुए ये बनाया गया था, उसको आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, अब आता है कि द SC ST एंड OBC टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जबकि 2/3 भाग जो है वो SC ST और OBC ही है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब आता है कि स्टेट ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है? विधेयक, विधेयक। ठीक है, कल पढ़ाए थे ना जी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधेयक, जुडिशरी। ठीक है, तो उसमें आता है लेजिस्लेटिव। देखिए, हम कल भी बताए कि सरकार के द्वारा कुछ न कुछ फिक्स कर दिया जाता है कि मेरा 30% जो वो एम्प्लॉय होंगे वो महिलाएं ही होंगी। ठीक है, अब आता है कि अपलोड कर दिए। द वन वे टू इंश्योर द वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम गेट educated attention is to have more to achieve this। देखो होता क्या है ना कि विधेयक में या कहीं पर भी देखोगे कि कल ही बताए थे कि सबसे पहले कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो SC ST OBC को फिक्स कर दी जाती है, उसमें भी महिलाओं की फिक्स की जाती है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा तुम देखे होगे कि कहीं ना कहीं फीमेल उठी होगी, तो वो गलती से नहीं उठती है, मन नहीं करता, वो वहाँ पर रहता है कि वहाँ से फीमेल ही उठ सकती है। और यही है वुमेन पावर, कि धीरे धीरे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप प्रोत्साहन नहीं दीजिएगा। लड़की को अभी ग्रेजुएशन करेगी तो 50,000 रुपया मिलेगा, इंटर में पास करेगी फर्स्ट डिवीज़न तो 20,000 रुपया मिलता है। तो ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ आगे कीजिए, क्योंकि पता है ये बिहार है और बिहार में इस चीज़ की कमी है। अब 12th की लड़की तो बैठा देगा घर में कि चकला बेलना संभालो, काहे भैया, तो पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, तो सरकार उसको 20,000 रुपया दे रही है। ग्रेजुएशन हुआ तो घर में बैठा देगा, काहे भैया पैसा नहीं है, 50,000 रुपया उसके लिए दे रही है कि हायर एजुकेशन तुम करो। तो ये सब चीज़ें हमारे सरकार में अच्छी चीज़ है। हाँ, ये बात अलग है कि लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं,
वो पैसा निकाल करके कहीं ना कहीं गुटखा खैनी बेचने लगते हैं। तो ये चीज़ अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार अच्छी कर रही है, लेकिन इसको समझने का फेर है कि आपको किस लिए दिया जा रहा है और आप क्या उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कोई बैंक से पैसा लो, तो अगर लोन लोगे तो वो बोलेगा कि भैया पहले हमको फ़ोटो दिखाओ, तुम्हारे घर पे मैनेजर जाएगा कि तुम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, ऐसे तुमको पैसा ही नहीं देगा। तो ये चीज़ है, लेकिन सरकार जो पैसा दे रही है तो उतना देखती नहीं। आप भैया पैसा निकाले, ज़मीन खरीद लिए, अब बेटी को बोले पैसा नहीं है बेटा, कैसे पढ़ाएं तुमको, ठीक है तो शादी कर देते हैं। अंतिम उपाय जो है यहाँ, अगर कोई ना कोई पेरेंट्स का रहता है लास्ट शादी, और सबसे बड़ा बर्बादी वही है। शादी करने के बाद पहले एक आदमी को संभालो, एक घर को, अपना घर में चलो झगड़ा हो गया तो अपना घर संभालो, अब दूसरों को घर जाकर संभालते रहो, तो ये तुमको पढ़ने का समय नहीं देगी, तुम बिजी हो जाओगे। जब दूसरे छोड़ो हटाओ ज़्यादा डीपली अब जाने से क्या फ़ायदा। अब आता कि पंचायती राज इन इंडिया है रिजर्व 1/3 स्टेट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर वुमेन, जो हम बता रहे थे कि जो वो 1/3 होता है उसमें वुमेन को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। अब आता कि इन इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो, विधेयक में बहुत कम है भैया। आप इतिहास उल्टाइए, बोलने से कुछ नहीं होगा। एक मम्मी हमारी पढ़वा बोलती है लिखतम हजूर वक्तम, मतलब बोलने के आगे लिखा हुआ साक्ष्य क्या। इतिहास उल्टाइए, कितनी राष्ट्रपति महिला बनी है अभी तक, ये लगा कि दूसरी, इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री है आप बनी है आपकी, एक इंदिरा गांधी। तो ये इतिहास है, उल्टाइए पढ़िए। आप 21वीं सदी के बच्चे हैं, आपके हाथ में सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आप अगर अभी से 10 साल पहले जाते तो सबके पास स्मार्टफोन भी नहीं था। आज बोला जाता है कि मोदी जी पूंजीपति के पैकेट में पैसा भर रहे, तो उसी का एक परिणाम है जो सबके हाथ में स्मार्टफोन है। नहीं तो इतने सस्ते दाम में कहाँ स्मार्टफोन मिलने वाला है, इतना सस्ते दाम में कहाँ डाटा पैक आपको मिलने वाला है। पहले तो 60 रुपया भरवाइए तो 1 रुपया पर सेकेंड या कुछ समथिंग कट के तुरंत गायब। यहाँ 60 रुपया 200 रुपया भरवाइए, 1 महीना फ्री में बात भी होगा, डाटा भी यूज़ कीजिए, सब चीज़, मैसेज भी 200 मिलेगा। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। आज बहुत सारा कंट्री 4G यूज़ नहीं कर पा रहा है और भारत 5G लॉन्च करके बैठ चुका है, तो ये डेवलपमेंट है। वो बात अलग है, अगर आपको पता होगा तो 10th का आप उल्टा के देख लीजिए, बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें आता है एक इटली जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में एक नाम आया था काउंट काबूर। काउंट काबूर को लोग बोलते हैं कि ये गलत कार्य किया। क्यों? वो फ्रांस को लोभ दिया कि हम तुमको अपना टेरिटरी देंगे, उसके लिए तुम जब मेरे और ऑस्ट्रिया में युद्ध होगा तो तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी अगर बाधा मानी जा रही थी तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तो उसको देख करके मुंह उसका क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जब ऑस्ट्रिया और इसमें युद्ध हुआ, किसमें, तो काउंट काबूर के उसमें, तो प्रशा थे, प्रशा के वो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और उसमें जो राजा थे वो विक्टर एनिमल द्वितीय थे। ठीक, तो जब युद्ध हुआ तो वो जो है फ्रांस इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि और प्रशा को ही अपनी सैन्य शक्ति प्रदान की। तो वो गलत किया कि अपना घर का कुछ हिस्सा वो दिया। लेकिन भैया आज तुम्हारा जर्मनी या इटली एकीकृत हो गया, जहाँ 4-5 राज्यों में विभाजित था वो एक हो गया। तो अगर तुमको कुछ एक टुकड़ा खोना पड़ जाए, तुम्हारे पे लांछन लग जाए कि तुम चोर है, तुम डकैत है, तुम बेच दिया, और तुम भविष्य देख करके अपने उसको एकत्रित कर दिया, तो कौन बढ़िया है? तुम छोटे छोटे राज्य में बटे रहो और खूब बताओ कि बहुत बढ़िया राजा प्रधानमंत्री बने, या थोड़ा सा लांछन सा के भारत का भविष्य उज्जवल कर दो। ठीक है। तो अब आता है कि हम लोग देखते हैं कि द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा इज नॉट ओवर 10% एंड स्टेट असेंबलीज लेस देन 5%। जो इलेक्टेड वुमेन है, चुनी हुई जो महिलाएं हैं, उनका 10% से ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है। अब आता है कि ओनली रिसेंटली इन मार्च 2007 द वुमेन रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया, जिसमें कि 33% वो भी सेंट्रल से पास हुआ है, याद रखना।
ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो आपको बता रही है 30%, वो और 3% कम ही है। सेंट्रल से 33 का पास हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि शुरुआत से ही महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार किया जाता था और अभी भी भेदभाव है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ होता है कि कभी भी अगर कुछ फ्यूचर देख करके कुछ तुमको झूठ बोलना पड़े, कुछ लांछन लेना पड़े, कुछ बलिदान देना पड़े और उसका भविष्य अगर उज्जवल हो तो वो अच्छी चीज़ है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज सब मोदी जी को गाली देता है। क्यों देता है? सब देगा, सबके घर में जाओगे सब देगा कि भैया मोदी जी तो धर्म की राजनीति करते हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो राम मंदिर बनवा रहे हैं तो याद करो कि आज से पहले कश्मीर में क्या हाल था। हर एक हफ्ता में अगर पेपर का पेज पलटते तो फ्रंट पेज पे आता था कश्मीर में पत्थरबाजी, 4 पुलिस जवान घायल। आज 370 हट गया। गाली सुने वो अलग बात है, लेकिन आज 370 हट गया तो एक भी न्यूज़ आपको पढ़ने के लिए मिलता है वैसा पत्थरबाजी का? नहीं। यहाँ तक कि जो POK है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहाँ भी अब भारतीय सेफ रहने लगे कि अब कुछ होगा तो हमारी सेना बगल में है हमेशा। और वहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ रहा है। कश्मीर में 10% पॉपुलेशन बढ़ गया है। वहाँ लोग ज़मीन खरीद के घर बनाने लगे हैं। पहले था कि तुम वहाँ पर जा कर के ज़मीन नहीं खरीद सकते। आज UAE की एक कंपनी है, भारत में सबसे बड़ा मॉल कश्मीर में बनाने वाली है। तो अगर कश्मीर में बनेगा, आज G20 चल रहा है ना, G20 चल रहा है, भारत का प्रेसिडेंसी अभी, एक लद्दाख में तुम्हारा मीटिंग होने वाला है। पूरे वर्ल्ड के लीडर जुटेंगे, बाइडन, पुतिन, जितना भी है तो सब जुटेंगे। तो उनको भी तो लगेगा कि सही बात है कि कश्मीर सही में एक अच्छा टेरिटरीज है और इसको डिस्प्यूटेड करके रखा गया है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा, ज़बरदस्ती लिया गया है। लेकिन असल में ऐसा चीज़ नहीं है, अभी भी शांति से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है। कहा जाता है कि एक गीता पढ़ोगे ना तो ऐसे गीता में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कुछ झूठ बोल करके, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़े, अगर कुछ भविष्य को बचाना है तो कभी कभी झूठ भी बोलना पड़े तो बढ़िया होता है। ठीक है, तो अब आता है कि रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, धर्म एक तरह से और राजनीति किस तरह से हावी है भारत में, ये इतिहास से चलता आ रहा है। खिलाफत आंदोलन वही धर्म वाली राजनीति थी कि हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए सब आए थे और हुए भी, और तभी हमारा भारत आज़ाद हुआ। लोग गांधी जी को गाली देते हैं, नहीं देना चाहिए गांधी जी को गाली। हाँ, ये बात अलग है कि योगदान सबका रहा, लेकिन कभी गौर करना, तुम्हारे घर में सभी तो लोग हैं, लेकिन कभी भोज का कार्ड आता है तो नाम किसका लिखा हुआ रहता है? जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या पापा या मम्मी। फिर लिखा जाता है सह परिवार, पूरे फैमिली के साथ। तो वही हो जाता है गांधी जी के साथ। सहयोग इनका बहुत लोग किए, लेकिन सही में जो अगर कोई एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति, अभी तुम 25 साल 30 साल के हो गए ना, तो ठंडा में तुमको कंबल छोड़ने का मन नहीं करेगा। और वो बूढ़ा एगो खादी पहन करके पूरा मारते थे, डंडी मार्च होता था, सब चीज़ होता था, पैदल चल रहे लाठी लेकर के। तो ये गांधी जी को गाली नहीं देना चाहिए। वो हम बार बार बताते हैं कि सबका अपना सिचुएशन रहता है कि कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगर जाओगे ना, जब टेटनस होगा ना, ऐसे भगवान नहीं करे किसी को टेटनस हो, जब होता है ना जंगीला कोई लोहा वाला चीज़ गड़ेगा तो पूरा सड़ने लगता है। मेरी एक नानी लगेगी, उनका अमरूद के पेड़ पर से गिर गई थी, उनका ये पैर टेटनस हो गया तो गुजर गया था, सड़ने लगा धीरे धीरे, और अंत में डॉक्टर बोला कि ये पैर काट के हटा दीजिए, नहीं तो पूरा शरीर गल जाएगा आपका। तो वो पैर काट करके हटाना पड़ गया। तो वही सिचुएशन भारत और पाकिस्तान का विभाजन का था कि वो धीरे धीरे सड़ने लगा था। अगर उसको हम विभाजित नहीं करते तो पूरा भारत में आज उथल पुथल रहता। ठीक है, तो ये सिचुएशन था, तुमको भी करना पड़ेगा। अभी तुम वहाँ तक पहुँचे नहीं। ऐसे भी गांधी जी को गाली देने से पहले एक सोचो कि वो कहाँ राष्ट्र नेता हैं, उनका कहाँ
पेपर छपता है फोटो पैसा में जो तुम यूज़ करते हो, और तुम कहाँ गत गोबर हो, तुमको कुत्ता नहीं पूछता। ठीक है, तो अब आता है कि गांधी जी सेट्स रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। बहुत अच्छी बात बोले कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं की जा सकती है, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक, अब आता है कि बाय रिलीजन ही डिड नॉट मीन बाय पार्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुज़्म और इस्लाम। हम बार बार बताते कि गीता पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, उसमें जितना भी धर्म लिखा गया है वो धर्म ये धर्म नहीं है, ये असल में धर्म ही नहीं है, ये पंथ है। ये पंथ है कि जब कोई एक विशेष समुदाय किसी एक विशेष चीज़ को फॉलो करने लगे तो उसको पंथ या मजहब कहते हैं। धर्म को हिंदी में बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। धर्म मतलब कर्तव्य। तुम्हारा जब धर्म है कि जब मम्मी पापा बूढ़े हो तो तुम सेवा करोगे, तो ये धर्म कौन है? हिंदू मुस्लिम है? नहीं, वो धर्म है कर्तव्य। ठीक है, प्रकाश का धर्म है कि वो अंधेरा को मिटा दे, मतलब पर लाइट का ये नेचुरल फेनोमेना है, कर्तव्य है कि वो अंधेरा को हटा दे। धर्म का बहुत तरीके से उपयोग होता है, लेकिन असल में ये जो है ये मजहब और पंथ कहा जाता है। सही में अगर सटीक मीनिंग देखें तो ये पंथ है। जब विशेष समुदाय एक विशेष चीज़ को फॉलो करने लगे तो एक तरह से लैडर तरह से बनता है, तो उसको हम लोग पंथ कहते हैं, मजहब कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है कि बट नॉट मॉरल वैल्यूज़ एंड इथनिक ड्रॉज फ्रॉम द रिलीजन टू गाइड पॉलिटिक्स। हाँ, एक चीज़ और है, गीता में एक और चीज़ कहा गया है, एक है कि लिखा गया है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। लोग इस पे भी डिबेट होता है कि गांधी जी सबको आधा चीज़ बताए कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगला जो देखो मनुष्य का कितना ये मेंटलिटी सड़ गया है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर कौन सा धर्म का बात हो रहा है? कर्तव्य का। लेकिन धर्मेव हिंसा तथैव च। अब यहाँ पर जो सेकेंड धर्म का यूज़ हो रहा है, लोग बोलते हैं कि हमारा हिंदू धर्म को बचाने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो मार भी हो सकता है। धर्मेव हिंसा तथैव च, धर्म को बचाने के लिए हिंसा जायज़ है। बोलते हैं कि ये लिखा गया गीता में, तो गांधी जी शुरू का एक ही लाइन बताया, अरे बुड़बक, पहली बात तो गीता में जितना जगह धर्म का यूज़ हुआ है ये धर्म है ही नहीं, क्योंकि जब गीता लिखा गया था तब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब धर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सिविलाइजेशन था लेकिन धर्म नहीं था, समझे? तो अब आ रहा है कि टू गाइड पॉलिटिक्स, रिलीजन इज पॉलिटिक्स इज नॉट एज डेंजरस एज इट्स मे सीम टू अस। लेकिन धर्म जो है राजनीति में डेंजरस नहीं है, लोग इसको डेंजरस बना रहे हैं। डेंजरस नहीं है तो अच्छी चीज़ें हैं कि सबका विकास होगा। ठीक, अब आता है कि इथनिक वैल्यूज ऑफ ईच रिलीजन्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि इथनिक ग्रुप्स मतलब जातीय समूह, यही न होता है इथनिक ग्रुप। तो ये जो वैल्यूज़ है सबका अपना अपना एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है। किस तरह से? जैसे आज आपको पता था कि भारत में कास्टिज्म है, भारत में फेमिनिज्म है, नारीवाद है, तभी तो आपको ये पता लगा कि हमको अब अगला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी को बनाना चाहिए। तो ये चीज़ ख़त्म हुई, तो आपको पता चला तभी तो ख़त्म हुई। तो वही चीज़ यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ है कि आपको आपकी कमी पता चले कि हमारे में कमी क्या है। लोग डेवलप क्यों नहीं कर पाते, उसको कमी बताने वाला कोई नहीं रहता है तुम्हारे में, कोई याद दिलाने वाला नहीं रहता कि तुम पहले कैसे थे। ठीक है, जैसे हनुमान जी जा रहे थे, जब हुआ कि अब जाना है सीता मैया को खोजने, सब बानर सेना चली गई, नहीं मिली, अंतिम में समुद्र आ गया चलते चलते। अब सब टेंशन में है क्या करें, तो उसी में है कि उठो है महावीर, देर लगाओ, श्री जानकी मैया का जाके पता लगाओ। उठ के गरज कर जेब उठे बीरबल हनुमान, कांप उठी धरती उठा हिला आसमान। तो जब उनको याद दिलाया गया जामवंत के द्वारा कि भैया तुम्हारे में वो शक्ति थी, तुम जाके सूरज को भी निगल गए थे,
ठीक है। लेकिन तब आपको एक श्राप दे दिया गया कि आपको आपकी शक्ति की विस्मरण हो जाएगी, तुम वो भूल जाओगे जब तक तुमको याद नहीं दिलाया जाएगा। तो है, सब में है, पुरानी चीज़ें हैं, कुछ एबिलिटीज़ है, लेकिन तुमको याद नहीं दिलाता कोई। और याद दिलाएगा क्या? तो लफुआ के साथ रहोगे तो गलत चीज़ याद दिलाएगा, ठीक है। अब आता है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, मोस्ट मानवाधिकार जो ग्रुप्स है, समूह है, उनके द्वारा मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जितना भी आप कम्युनल राइट्स होती, हिंसा होती है, उसमें जो माइनॉरिटीज़ में रहते हैं वही रहते हैं ज़्यादा सा हिंसा होती है। अभी दिल्ली में हुआ था पत्थरबाजी, जो नहीं यूपी में हुआ था पत्थरबाजी, जो बुलडोजर चला दिया गया था। बीच में अभी न्यूज़ में था ना, बुलडोजर बाबा कि जो पत्थर चलाया सबका घर तोड़वाएंगे, ठीक। तो ये सब छोटे माइनॉरिटीज़ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। अब आता है कि गवर्नमेंट कैन टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट देम। गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको कुछ स्पेशल क्या करे, प्रोटेक्शन दे। और ये दिया जाता है, लोगों को ये पता नहीं रहता है। आप देखोगे तो वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए भी रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। सीट भी फिक्स रहता है कि यहाँ से ये ही उठ सकता है, ठीक है। अब आता है कि दिस स्टैंड शो अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स। ये आपस में एक रिलेशन दिखाता है, एक कह सकते हैं कि दिखाता है कि किस प्रकार जो है दोनों साथ में चल सकते हैं, मतलब इंटर रिलेशन है। जैसे हम बताते थे ना कि V=IR है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे करंट बढ़ेगा वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो वही चीज़ है कि दोनों साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। अब आता है कि पीपुल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। जैसा हो उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपनी भावनाओं को। जैसे हम पहले भी बताते थे कि भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता। अगर पाकिस्तान को कुछ टेरिटरीज पे चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया जाता, यही चीज़ जो नहीं दिया गया, अडिग हो गए लोग, तो भारत पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं तो वो नहीं अलग होता। बांग्लादेश भी अभी हमारे साथ रहता। और हमको लगता है कि अभी सबसे अगर अच्छी इकोनॉमिक कंट्री रहती तो वो भारत ही रहती, सबसे बड़ा। जब इतना है तो सोचो कि हम बताए थे ना कि पहले कि पूरे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के पूरे विश्व को खिला सकता है। उसके पास इतना रिवर्स नदियों का भंडार है, ठीक है, उतना एलुवियल सॉइल है सबके पास कि वो पूरे विश्व को खिला सकता है। तो अब आता है कि दस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हुज पॉलिटिकल पावर इज एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड अपोजिशन। तो जो अब राजनीति में है उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो भेदभाव हो रहा है उसको रोके, उसको बढ़ावा नहीं दे, ठीक है। अब आता है कि रीजन्स विच हैव कंट्रीब्यूट टू चेंज द कास्ट सिस्टम। क्या क्या रीजन है? हम पहले ही बताया कि सबसे बड़ा तो रीजन आपका संविधान ही है, ठीक। तो अब आता है कि पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल फॉर्मर्स लाइक गांधी जी जो थे, भीमराव अम्बेडकर थे। जबकि देखो पूना पैक्ट के समय में भीमराव अम्बेडकर गांधी जी में झड़प भी हुआ था, पढ़े होगी नहीं? तो उस समय भीमराव अम्बेडकर गांधी जी में झड़प भी हो गया था कि गांधी जी बोले थे कुछ और, भीमराव अम्बेडकर जी कुछ और बोले थे। गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि हमारा जो है ये रिजर्वेशन एक तरह से रहे, क्योंकि इसमें भेदभाव हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अपर कास्ट के मन में लगने लगा है कि भीमराव अम्बेडकर जी खराब थे, तो ये इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। और सही में जो है शुरुआत में शायद जब बनाया गया था तो रिजर्वेशन 20 साल के लिए ही दिया गया था। वो बाद में जब संशोधन हुआ तो उसको बढ़ा दिया गया। शुरुआत में जब अम्बेडकर जी जो वो बनाए थे, लोग तो पढ़ता कम है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सअप पे जो आया फॉरवर्ड होके वही पढ़ता है। तो शुरुआत में जब बना था तो 20 ही साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। वो बाद में संविधान संशोधन हुआ तो वो बढ़ गया, ठीक है। तो अब आता है कि एडवोकेट एंड वर्क टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। ये दोनों जो थे चाहते थे कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ नहीं हो। जैसे जिसको दलित कहा जाता था उसको गांधी जी बोले कि ये हरिजन है, मतलब भगवान का पुत्र है, भगवान का आदमी है। तो इससे इनइक्वालिटी धीरे धीरे हटा, ठीक है। अब आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसको निषेध करता है कि जातिगत कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि सोशियो इकोनॉमिक चेंज जो है वो भी एक तरह से कास्टिज्म को हटाता है।
जैसे हम कह सकते हैं कि भैया आप घर में बैठे हुए बगाड़ी खैनी लटा रहे हैं तो बोलेंगे अरे साला डोमा जा रहे छो ना। और वही झाड़ू मारने वाला नौकरी करने वाला, तो नौकरी तुमको नाली साफ करने वाला अगर तुमको रेलवे में मिल जाए तो तुम ये कभी सोचोगे कि हम अपर कास्ट हैं? नहीं, कभी नहीं सोचोगे। घर में रहता है तो लोग बोलेगा वो मेरा पानी पी, गिलास से पानी पी लिया, गिलास फेंको। अरे भैया जाओ ना होटल में, पता नहीं चलेगा कि कौन किससे पानी पिया, पता चलता है? नहीं। तो ये सब मन में अब धारणा बैठी हुई है, इस चीज़ को हटा देना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि अर्बनाइजेशन जो है वो भी एक तरह से शहरीकरण, जिस प्रकार से अभी उसका बड़ा एग्जांपल हम वही दिए कि होटल में जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन खाना बना रहा है, कौन प्लेट में खाना खा रहा है। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे कास्टिज्म धीरे धीरे हटता जा रहा है। जैसे जैसे कलकत्ता जाओ ना, वहाँ तो तुमको, हमको लगता कि धर्म भी नहीं पूछोगे तुम किसी का, साथ में बैठ के खाता है सब लोग, और खाना भी चाहिए। तो अब आता है कि अरे सीधी सी बात एग्जांपल समझो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुमको बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है, तो तुम उस समय क्या बोलोगे कि अपर कास्ट वाला आदमी को हमको पानी पिलवा? बोलेगा कि भैया तुम कुछ भी दे दो, साला नाली वाला पानी पिला दो, लेकिन पिलाओ। तो ये होता है कि जरूरत जब पड़ता है ना तो कुत्ता को भी बाप कहना पड़ता है, ठीक। तो अब आता है कि ग्रोथ एंड लिटरेसी, जैसे जैसे एक तरह से लिटरेसी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम हायर होता जा रहा है, बढ़िया होता जा रहा है, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, वो कंजर्वेटिव उसके तरह नहीं है कि जो है ढोते आ रहे हो भैया, पागल हो क्या। तो अब आता है कि पढ़ जब रहे, क्योंकि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ही तुमको बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। हम इतना लेक्चर दे रहे हैं ना, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ रहेगा, बोले अरे बा बुक में लिखा है, बुक में हम जितना लेक्चर देंगे तुमको कोई फर्क पड़ने वाला है। वही चीज़ गीता में लिखा हुआ है, तुमको बोलेगा अरे सही बात, सर तो सही है बोलते थे। तो जब तुमको चाहिए लिखित प्रमाण, तो जब तुम पढ़ोगे तभी तो लिखित खोज सकते हो। अब जो पढ़ा ही है पुराना व्यवस्था से, वो भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम देखने गए हो कि डिग्री खरीद लिया है जाके, डेली गुल्ली डंडा खेलता होगा झूठो, जब 10th का एग्ज़ाम होता होगा तो 10,000 रुपया दे के हो गया एग्ज़ाम पास। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसमें भी शक है, तुम देखने गए हो? नहीं। अब आता है कि एजुकेशन और ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, जैसे जैसे तुम्हारा एक तरह से रोज़गार ऑक्यूपेशन अपना बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ये लोग नहीं देखते कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है, ठीक है। अब आता है कि वीकेंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स पोजीशन इन द विलेज, लेकिन होता है कि सबसे बड़ा जो कमजोरी है लैंड लॉर्ड जो है विलेज में, भूस्वामी जो है गांव में, ये दिक्कत करते हैं, क्योंकि भूस्वामी है तो उसके पास सब लोग आएगा और वही एक तरह से गलत तरीके से सबको कन्विंस करते हैं। अब आता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हिरेसी हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड। तो अब जो है जो कास्ट आपका एक तरह से जातिगत जो चलता आ रहा है वो धीरे धीरे खत्म होगा, और उसका सबसे बड़ा जो ये है वो तुमको लिटरेसी अपना सुधारना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम सुधारोगे तभी कुछ होगा। अब तुम पढ़ ही रहे हो ऐसा स्कूल में जिसमें मूर्खवा बैठल है, ठीक है। अब आता है कि प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। जो फंडा में मौलिक अधिकार है ये बहुत अच्छा रोल प्रदान करता है, कल 7 बताए थे ना, बहुत अच्छा रोल प्रदान करता है कि तुम कहीं भी अब भेदभाव नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, बना देगा वीडियो भेज देगा, तुम केस बिना होले तुमको पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगा। सोशल मीडिया है, तुम गलत चीज़ किए हो तो फंसोगे, सीधी सी बात है। अब आता है कि रोल बिकॉज द राइट्स आर प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन, क्योंकि ये सबको अधिकार दिया गया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। और ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म।